दिल्ली, जहां की ढेर सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी और जहां की ढेर सारी सड़कों पर लोगों ने किसी प्रेत या आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया होगा। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं एक ऐसे ही परिवार की कहानी जिसका कोई भी सदस्य ये भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानता था, लेकिन इत्तेफाक से उसी परिवार के ढेर सारे लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई कि वो भूत प्रेत की मौजूदगी को मानने पर मजबूर हो गए। इस एक ही कहानी में मैं आपको एक परिवार के साथ हुए 3-4 किस्से बताने जा रहा हूं, जहां इस परिवार के लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से भूत प्रेतों की मौजूदगी को महसूस किया और कईयों ने तो साक्षात देखा भी। ये कहानी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर सृष्टि ने शेयर की है। इस कहानी में जो परिवार की मैं बात कर रहा हूं वो उसके मामा जी का परिवार है और वो लोग दिल्ली में रहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अगर यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में मैं जो नई नई कहानियाँ रियल इंसिडेंट्स पे लाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें, इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है दिनेश जी से। यह कहानी है 2003 या 4 के आसपास की। दिनेश जी अपने घर में सबसे बड़े हैं। दिनेश जी के अलावा घर में 4 भाई और उनके माता पिता रहते हैं। दिनेश जी या उनके परिवार में कोई भी इन भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं रखता। ये उन दिनों की बात है जब दिनेश जी के पिताजी बहुत बीमार चल रहे थे और वो हॉस्पिटलाइज थे। 2003 या 4 के आसपास दिल्ली डेवलपिंग स्टेज पे था, तो उस समय रास्ते में बहुत सारे पेड़ या जंगल टाइप का एरिया पाया जाता था। ये उस दिन की बात है जब एक दिन दिनेश जी अपने पिताजी के लिए घर से खीर लेकर हॉस्पिटल में जा रहे थे। दिनेश जी से रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने लिफ्ट मांगी। जब दिनेश जी उसको लिफ्ट देने के लिए रुके तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के ना दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर हैं। दिनेश जी को उन्हें देखकर बहुत अजीब सा महसूस हुआ और उन्हें लगा कि जिस इंसान के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं वो अपनी साइकिल पे उन्हें कैसे लिफ्ट दें। उन्हें डर था कि कहीं वो साइकिल से गिर तो नहीं जाएंगे। फिर भी दिनेश जी ने इंसानियत के नाते उन्हें लिफ्ट देना ठीक समझा। दिनेश जी के पास एक गमछा था जो उन्होंने अपने पेट से बांधा और पीछे से उन बूढ़े बाबा को बांध लिया ताकि रास्ते में वो बूढ़े बाबा कहीं गिर ना जाएं। दिनेश जी को उन बूढ़े बाबा को देखकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश जी को फिक्र हुई कि कहीं वो बाबा डिसबैलेंस होकर गिर नहीं जाएं या वो ठीक तो हैं, तो उन्होंने उन बाबा जी से पूछा कि बाबा आप सही से तो बैठे हैं? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। दिनेश जी को लगा कि शायद उनकी आंख लग गई होगी या क्या पता क्यों उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी सी दूर और चलने के बाद दिनेश जी ने फिर से पूछा, बाबा आप अच्छे से तो बैठे हैं? पीछे से फिर से कोई जवाब नहीं आया। अब दिनेश जी को घबराहट होने लगी थी कि कहीं वो बाबा गिर तो नहीं गए हैं या वो बाबा क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्हें अपने पेट पे वो प्रेशर महसूस हो रहा था कि पीछे कोई बंधा हुआ है, तो वो ये जानते थे कि वो बाबा गिरे तो नहीं है, लेकिन वो बाबा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी और घबराहट सी होने लगी थी। थोड़ी सी दूर चलने के बाद उन्होंने फिर से बाबा को आवाज़ लगाई, लेकिन बाबा ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद दिनेश जी की साइकिल भारी चलने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उन्हें पहले से ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है अपनी साइकिल को खींचने के लिए। ऐसा करते करते साइकिल इतनी भारी हो गई थी कि दिनेश जी से साइकिल चल ही नहीं रही थी। दिनेश जी को बहुत घबराहट हुई और वो जल्दी से साइकिल से नीचे उतरे तो उन्होंने जो पीछे देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने देखा कि 1 सेकंड पहले तक उन्हें अपने पेट पे पूरा प्रेशर फील हो रहा था कि पीछे कोई बंधा हुआ है या उन्होंने बाबा को पीछे बैठा रखा है और अपने साथ बांध रखा है। लेकिन साइकिल से उतरने पर उन्होंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। दिनेश जी बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने उसी वक्त अपनी साइकिल वहां पर फेंकी और घर की ओर भाग गए।
उन्होंने घर जाकर ये सारी कहानी अपनी माताजी को बताई। सब ने इस बात को बहुत लाइटली लिया, क्योंकि वो लोग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कि भूतों की कहानियों पर या भूतों प्रेतों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और दिनेश जी अपने एक दोस्त के घर से पढ़ाई करके वापस लौट रहे थे। दिनेश जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो कभी वो ट्रेन से अपने दोस्त के घर पढ़ने चले जाते, तो कभी उनका दोस्त उस ट्रेन से उनके घर पढ़ने आ जाता था। ये उस दिन की बात है जब वो अपने एक दोस्त के घर पढ़ने गए हुए थे, लेकिन ट्रेन से जब वो वापस अपने घर की ओर लौटे तो उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए एक फाटक क्रॉस करना पड़ता था। जैसे ही वो फाटक और रेलवे लाइंस को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन के एकदम बीचों बीच 3 औरतें बुर्का पहने उनकी तरफ आ रही थी। दिनेश जी बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि शाम के 7-8 बजे 3 औरतें बुर्का पहने रेलवे ट्रैक्स के बीच में क्या कर रही हैं। दिनेश जी ने जब उनकी तरफ देखा तो वो औरतें डायरेक्ट दिनेश जी की तरफ बढ़ रही थी। दिनेश जी बहुत ज़्यादा घबरा गए और चुपचाप मुंह नीचे करके अपने घर की ओर थोड़ी और स्पीड में चलने लगे। थोड़ी देर बाद दिनेश जी को ऐसा महसूस हुआ कि उनका कोई पीछा कर रहा है। फिर भी दिनेश जी डर के मारे चलते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी सी आगे चलने पर दिनेश जी को ऐसा महसूस होने लगा कि जो चीज उनका पीछा कर रही थी अब वो एकदम उनके पीछे खड़ी है। दिनेश जी बहुत ज्यादा घबराए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुड़कर उन्होंने जो देखा वो बात यकीन करने लायक नहीं है दोस्तों। मैंने भी जब ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत वक्त लगा था ये बात डाइजेस्ट करने में कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि एक पेड़ का पत्ता था जो उनका पीछा कर रहा था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ते वो पेड़ का पत्ता उन्हीं के साथ साथ 2 कदम और आगे बढ़ता। जैसे ही वो थोड़ा तेज हुए तो वो पेड़ का पत्ता भी तेज हुआ। दिनेश जी बहुत ज्यादा घबरा गए और तुरंत वहां से भागकर अपने घर की ओर आ गए और फिर से घर पे ये सब कुछ बताया। अब सब लोग समझ चुके थे कि दिनेश जी के साथ सच में कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि दिनेश जी इतने सेंसिबल इंसान थे कि एक ही मजाक 2 बार तो एटलीस्ट नहीं करेंगे। सृष्टि की नानी यानी दिनेश जी की माता जी उन्हें एक मंदिर लेके गए। उनकी एक पूजा करवाई गई और उनके हाथ पर एक मौली बांधी गई। उन चीजों ने दिनेश जी को बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन आज भी दिनेश जी को भूत प्रेतों की मौजूदगी का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है। यह किस्सा था जो इस घर के किसी एक इंसान के साथ हुआ था, लेकिन दिनेश जी अकेले नहीं थे जिनको इस घर में किसी भूत प्रेत की मौजूदगी का एहसास हुआ हो। दिनेश जी के छोटे भाई हिमांशु जी एक दिन अपने दोस्त के साथ किसी काम से घर से बाहर निकले और जैसा कि मैंने बताया 2003 या 4 के आसपास दिल्ली में बहुत ज़्यादा पेड़ और जंगल पाया जाता था, तो वो इस एरिया से अपने दोस्त के साथ किसी काम के लिए जा रहे थे। शाम के करीब 6 या 7 बजे थे और अचानक से हिमांशु जी को महसूस हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं। काफ़ी देर तक वो लोग सही रास्ता तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं था और अब अंधेरा भी बहुत होने लगा था। इतने में हिमांशु जी को सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी बहुत अजीब तरीके से चलते हुए आ रहा था। पास आने पर हिमांशु जी ने उससे पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। उस समय बहुत अंधेरा था तो उस आदमी का चेहरा हिमांशु जी बहुत गौर से नहीं देख पाए, लेकिन जब उससे सवाल पूछने पर वो कुछ नहीं बोला तो हिमांशु जी ने उससे एक बार फिर से सवाल किया कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, आप मुझे बता सकते हैं। फिर जब हिमांशु जी ने गौर से उस आदमी के चेहरे की ओर देखा तो वो देखते हैं कि उस आदमी की दोनों आंखें नहीं हैं। गौर से देखने पर उन्हें पता लगा कि उस इंसान का चेहरा अजीब तरीके से खुला हुआ था और उसके मुंह के अंदर उसकी जीभ भी नहीं थी। हिमांशु जी बहुत ज्यादा घबरा गए और तुरंत वहां से भागे। किसी तरह से दोनों रास्ता ढूंढकर बाहर की ओर निकले और अपने घर को पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारा किस्सा अपने घर पे बताया। उनकी माताजी जानती थी कि दिनेश जी के साथ भी एक ऐसी चीज हो चुकी है, तो वो हिमांशु जी को भी एक मंदिर में लेके गई, उनके हाथों से पूजा करवाई गई और उनके हाथ पे वही मोली बांधी गई। अभी तक इस परिवार के लोगों को भूत प्रेत घर से बाहर दिख रहे थे, लेकिन अब चीजें बदलने वाली थी। दिनेश जी के पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी।
जिसका नाम सरोज था, जो बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज की लड़की थी। वो दिनेश जी और उनके चारों भाइयों को राखी बांधा करती थी और बाकी के मोहल्ले में भी उसका बहुत आना जाना था। सब उससे बहुत प्यार करते थे और सबके साथ उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। एक दिन सरोज ने घर से निकलते हुए दिनेश जी के छोटे भाई सोहन को कहा कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मैंने कपड़े धोकर सुखाए हैं, ज़रा ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊँगी। अगर बारिश या आंधी आए तो कपड़े उतार लेना, मैं शाम तक पक्का वापस लौट आऊँगी। उस दिन के बाद सरोज को किसी ने नहीं देखा। अगले दिन सुबह सुबह सरोज की लाश मिलती है रेलवे ट्रैक्स पे, जो एक बोरी में टुकड़े टुकड़े हुए पाई जाती है। सुनने में आया कि सरोज का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ काफ़ी समय से सरोज की अनबन चल रही थी। उस बॉयफ्रेंड ने सरोज को मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसको रेलवे ट्रैक्स पे फेंक दिया था। पूरे मोहल्ले को बहुत बड़ा सदमा लगा था और सबसे बड़ा झटका लगा था सोहन जी को, जो पिछली सुबह ही सरोज से मिले थे और सरोज ने उन्हें कहा था कि मैं शाम तक लौट आऊँगी। पूरा मोहल्ला बहुत ज़्यादा परेशान रहा क्योंकि सबका सरोज से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। सरोज अपने घर में अकेली रहा करती थी। उसके पेरेंट्स दिल्ली से कुछ ही दूर गुड़गांव रहा करते थे। सृष्टि ने बताया कि जब बचपन में वो अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो सरोज जी के घर के बाहर से निकलते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आती थी और उनमें से कोई भी उनके घर के बाहर से नहीं निकलता था। अगर किसी मजबूरी के कारण उनके घर के बाहर से निकलना भी पड़ता तो वो लोग भाग के अपने घर की ओर आ जाते। अब उस घर में ताला लगा रहने लगा था। सरोज के मरने के 2-3 महीने बाद मोहल्ले में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जो कि हर साल वहां पर मनाई जाती है। हर साल की तरह सोहन भी रामलीला में एक रोल कर रहा था। एक शाम की बात है, जब सोहन रामलीला से वापस घर लौट रहा था तो उसके चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। घर लौटते समय सोहन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। घर पहुंचते पहुंचते सोहन को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। सोहन ने जाते ही बुखार की एक दवाई ली और वो जाकर अपने कमरे में लेट गए। थोड़ी देर बाद उनका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आते हैं। पूरा परिवार उठ जाता है। सब लोग दौड़कर बाहर आते हैं और सोहन जी को संभालने लगते हैं। जैसे तैसे सोहन जी को पकड़कर कंट्रोल किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्हें क्या हो रहा है। और फिर जो सोहन जी बताते हैं उसके बाद पूरे घर में डर का माहौल होता है। सोहन जी ने बताया कि उन्हें चारों तरफ सरोज की आत्मा रोते हुए या परेशान होते हुए दिखाई दे रही थी। मानो कभी सरोज की आत्मा उनके बगल में बैठकर रो रही होती थी तो कभी दूर खड़ी परेशान दिखाई देती थी। सोहन जी डर के मारे पागल हुए जा रहे थे। उनकी माता जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उन्हें मंदिर की ओर ले गए। उन्हें कुछ प्रसाद खिलाया और हाथ पर एक मौली बांध दी। प्रसाद खिलाने के बाद सोहन जी की माता जी ने अपने घर के बाहर 4 कीलें ठोक दी, क्योंकि कहते हैं कीलें लगाने से भूत प्रेत उस चौखट के अंदर नहीं आ पाते। सोहन जी को इस हादसे से उबरने में कई महीने लग गए और आज भी सरोज को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस परिवार के साथ एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि इस पूरे परिवार को भूत प्रेत दिखाई तो देते हैं लेकिन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आप लोग गण स्ट्रांग या वीक होने की बातों पर यकीन करते हैं? मेरा ऐसा मानना है और मैंने ऐसा बहुत जगह सुना भी है कि किसी के गण अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो भूत प्रेत उनका कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वहीं अगर किसी के गण बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो भूत प्रेतों के सामने वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। भूत प्रेत उन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं या उन्हें आसानी से वश में कर सकते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है? क्या ये गण स्ट्रांग या वीक होने वाली बातें सत्य हैं? कमेंट के जरिए हमें स्टोरी में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की कहानी। इस कहानी में जो जो सत्य बातें हमें सृष्टि जी ने बताई वो सब मैंने आपके सामने बताई। बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला डालने की कोशिश मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हमें रियल स्टोरी सुनाएं हम वही स्टोरी आगे आप तक पहुँचाएं। इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग बात है, दिनेश जी की जो बहन है यानी सृष्टि की भूआ, वो अलवर के पास के एक गाँव विराटनगर में रहती हैं, जिसे तांत्रिकों की नगरी कहा जाता था। उनकी भूआ को भी बहुत बार भूत प्रेतों की मौजूदगी का एहसास हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं जो नई नई कहानियाँ रियल इंसिडेंट्स पे लेके आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर मिलेंगे अगली किसी कहानी में ऐसे ही एक रोमांचक किस्से या कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव।